Hello students, welcome again. So we had started our science topic 10th standard state board general science and started our first chapter that is gravitation को हमने शुरू किया था और ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने लास्ट टाइम जो है कवर किए थे फोर्स के बारे में ग्रेविटेशन क्या है किसने डिस्कवर किया था मोशंस क्या है एंड केपलर्स लॉ भी हमने कवर किया था सो वी हैड कवर दिस थिंग्स और केपलर्स लॉ के बारे में भी मैंने आपको बताया था वी हैड स्टडीड अबाउट केपलर फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ तो 3 लॉ कवर किए थे सेंट्रीपिटल फोर्स कवर किया था सर्कुलर मोशन कवर किया था एंड किसने डिस्कवर किया था ये भी बताया तो ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया था इज़ाक न्यूटन सर इज़ाक न्यूटन ने ये जो थ्योरी थी ग्रेविटेशन की वो डिस्कवर की थी कौन से टाइम में की थी वो भी मैंने आपको बताया था फोर्स और मोशन के बारे में भी हमने पढ़ा था नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का टॉपिक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था ये किसने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये न्यूटन ने दिया था ओके ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है सो इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स तो सब ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में जो है अट्रैक्ट करते हैं तो ये थियोरी क्या थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन की थियोरी जो है न्यूटन सर ने दी थी अकॉर्डिंग टू हिम एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ अ डेफिनाइट फोर्स एक डेफिनाइट फोर्स के साथ में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आई विल शेयर वन एग्जांपल विथ यू देखिए अब ये समझने के लिए सपोज कि दो लोग हैं दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं अब फाइट करने के लिए दोनों को एक दूसरे को पुल पुश सब करना पड़ रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं फुल फोर्स के साथ में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फुल फोर्स के साथ में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पुल कर रहे हैं पुश कर रहे हैं वॉट एवर तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स ओके तो आपको ये समझा थियोरी तो थियोरी क्या बताई गई है कि हर एक ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके ओके नाउ यहाँ पे देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट फोर्स क्या है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो मास हमें मिल रहा है प्रोडक्ट का उसके साथ में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है ओके तो सी force is directly proportional to the product of a masses of two object and inversely proportional to the square of a distance between them तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके साथ में फोर्स जो है वो यूनिवर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मासेस के साथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अब मैंने थेरेटिकली आपको ये बता दिया बट आपको ये समझा ही नहीं होगा ओके तो अब मैं आपको मैथमेटिकली बताती हूँ मैथमेटिकली क्या बोला गया है ये देखिए मैथमेटिकली आपको बोला गया है सॉरी मैथमेटिकली आपको क्या बोला गया है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू क्या बोले गए हैं मासेस तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय डी स्क्वायर मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर तो एफ जो है यहाँ पे बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ मासेस आपको ऊपर क्या बोला गया था एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हमको दिए गए हैं इनका जो मास होगा इनका जो प्रोडक्ट है मास का उसके साथ में एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो डी स्क्वायर यानी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लोग उसके साथ में ओके नाउ एफ अब ये तो डायरेक्टली है अब क्या बोला गया है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी अब जी क्या है यहाँ पे m1 m2 पता चला मास है डी स्क्वायर है डिस्टेंस अब जी क्या है तो जी देखिए मैंने यहाँ पे नोट में आपको लिख के बताया है कि जी इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो जी क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आप जब भी फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पे जी आपको आएगा ही आएगा तो मास जो है और डिस्टेंस और जी इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स या तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 आर द मासेस d स्क्वायर इज द डिस्टेंस एंड f इज इक्वल टू फोर्स ओके तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया
आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में फॉर्मूला जो है वो काम आएगा. ओके, इट मीन्स दैट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, इसका क्या मतलब होता है कि जो एक मास है, एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो डबल करेंगे तो जो फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो भी डबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम बोलते हैं तो अब सपोज अगर मैंने m1 को डबल किया तो क्या होगा, जो फोर्स है मेरा वो भी डबल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा. तो उसके बाद क्या बोला गया है, इफ़ डिस्टेंस इज डबल, अगर मैंने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा फैक्टर ऑफ फोर से. अब डिक्रीज क्यों होगा? क्यों? क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ध्यान से समझिए क्या बोला गया है. अगर मैंने m1 या m2 में से कोई भी एक मास को डबल किया, कोई भी एक मास को मैंने अगर डबल किया तो जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा, वो भी डबल होगा. अब सपोज एक 50 केजी के पर्सन को मैं 80 केजी के पर्सन के साथ में फाइट करवा रही हूँ, तो दोनों जगह से फोर्स क्या होगा, डबल ही होने वाला है. राइट? अगर इफ़ डिस्टेंस इज डबल, अगर मैंने डिस्टेंस को डबल किया, सपोज मेरा डिस्टेंस है 20 किलोमीटर मीटर जो भी है, अगर मेरा डिस्टेंस डबल किया मैंने तो मेरा जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 4. अगर मैंने वो दोनों को डिस्टेंस में खड़ा कर दिया, मतलब मैंने उन दोनों को 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो भी एक एग्जाम्पल है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग खड़ा किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर मेरा यहाँ पे है तो दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा 10 किलोमीटर दूर रहेगा, तो मेरा फोर्स भी तो ऑब्वियसली कम ही होने वाला है. ओके, तो जो मेरा डिस्टेंस डबल कर रही हूँ उसके फैक्टर से जो है फोर्स 4 फैक्टर नीचे चला जाएगा. राइट? समझा? सीधी बात है. देखो, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट को मैं एक जगह प्लेस कर रही हूँ तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो मेरा है जिसको मैंने डबल किया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को अगर मैं 10 किलोमीटर दूर कर दूंगी तो क्या होगा, अगर मैंने 10 किलोमीटर दूर किया है तो मेरा डिस्टेंस बढ़ गया. अब जब मेरा डिस्टेंस ही बढ़ चुका है तो मेरा फोर्स भी ऑब्वियसली कम ही होने वाला है. कितना भी फोर्स अप्लाई करूँ लेकिन मैं उस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुँच पाऊँगी या वो ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं पहुँच पाएगा. राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैंने डिस्टेंस को इंक्रीज किया तो मेरा फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा. ओके, समझा? नाउ सी, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 था हमारा एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और सेकेंड वाला था एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर. ओके, तो ये फार्मूला था मेरा. अब यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 कौन सा है मेरा, एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डी स्क्वायर. ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो वैल्यू है मेरा जी का वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्ट करेगा दो यूनिट मासेस के बीच में. दो मासेस है यहाँ पे वो एक्ट किस पे कर रहा है, दो मासेस के बीच में, और जो यूनिट डिस्टेंस है वो एक दूसरे से दूर रहेगा, अवे फ्रॉम ईच अदर. द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर. वही बोला ना मैंने, मेरे दोनों मासेस जो है इनको मैंने दूर दूर रखा हुआ है. अब जी जो है ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इन दोनों मासेस पे ये करेगा, एक्ट करेगा. ओके, दोनों masses दूर दूर है. m1 and m2 are kept at a distance away from each other. G is gravitational force which is acting upon both unit of masses, that is m1 and m2. तो यहाँ पे समझा आपको इक्वेशन 2 के लिए क्या है. ओके, नाउ ऐसा यूनिट में क्या होता है, जो वैल्यू है जी का वो इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से दो मासेस के बीच में. अगर 1 kg को 1 मीटर अपार्ट रखा तो भी जो जी का वैल्यू है वो सेम ही रहेगा. अब ऐसा यूनिट तो आपको पता है क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन का जो यूनिट ऑफ जी, न्यूटन में ऐसा यूनिट क्या है, एम स्क्वायर के जी स्क्वायर. ऐसा यूनिट क्या है आपका, एम स्क्वायर के जी स्क्वायर. अगर जो जी का वैल्यू है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली किसने मेजर किया था, हेनरी कोवेंडिश ने, और उसका ऐसा यूनिट क्या था 6.673 इंटू 10⁻⁻11 एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर. वेट, देखिए मैं आपको बताती हूँ. okay. अब यहाँ पे क्या बोला गया आपको, ऐसा यूनिट पूछा गया, राइट? सॉरी,
यहाँ पे आपको पूछा गया है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा, जी का एसआई यूनिट न्यूटन के हिसाब से क्या था, एम स्क्वायर के जी स्क्वायर। ओके, अब ये जो है इसका वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, आपका एसआई यूनिट जो जी का है इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कितना है 6.673 के जी, सॉरी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, जो ये आपका ऊपर है। अब ये न्यूटन ने दिया था, इसके लिए यहाँ पे एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर आ जाएगा, तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, ये आपका एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है आपका, ये ग्रेविटेशनल का। ओके ओके, तो ये देखिए ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे एक्ट कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया गया है, इसके लिए मैं आपको ये डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, अब ये m1 है, मेरा मास 1 ऑब्जेक्ट है, और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है m2, ये दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स डाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स क्यों डाल रहे हैं, ताकि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। मेरा d क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर, d मतलब डिस्टेंस जो है इन दोनों के सेंटर में प्लेस्ड है। अगर देखो मेरी दोनों बॉडीज जो है वो स्पेरिकल है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो रहेगा वो मेरे जॉइनिंग लाइंस के यहाँ पे रहेगा, जो दो बॉडी का सेंटर होगा वहाँ से मेरा डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, तो वो होगा d। अगर मेरी दोनों बॉडी स्पेरिकल है, इफ बोथ दी बॉडीज आर स्पेरिकल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन एज स्मॉल d। तो ये हो गया मेरी सर्कुलर बॉडी के लिए। अगर मेरी बॉडी सर्कुलर नहीं है और इसका स्पेस जो है सॉरी शेप जो है वो इरेगुलर शेप में है, तो जो डायरेक्शन होगा वो जो है सेंटर में ज्वाइन करेगा, जो डायरेक्शन हमको मिलेगा वो सेंटर में ज्वाइन करेगा, और वो जो डी होगा हमारा वो उन दोनों सेंटर का मास, उन दोनों मास का जो सेंटर होगा वो हम डी लेंगे। समझा आपको? देखिए क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, इफ़ टू बॉडीज आर स्पेरिकल, दोनों बॉडी स्पेरिकल है, तो जो सेंटर होगा वो प्रॉपर सेंटर, मतलब जो दोनों का फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है वो एक प्रॉपर लाइन पे आके, सेंटर ऑफ लाइन जो होगी वो प्रॉपर होगी, और वहाँ से मेरा डिस्टेंस मैं मेजर करूँगी। लेकिन अगर मेरी बॉडीज इरेगुलर है, दोनों रेगुलर शेप में नहीं है, तो यहाँ पे जो है डी का डिस्टेंस, यानी डी का जो है, डी मतलब डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो जो मास है वो अगर स्पेरिकल में रहा तो सेम रहेगा, और स्पेरिकल में नहीं रहा तो मेरा डिस्टेंस भी चेंज होगा। ओके, तो हमने जो है कवर किया ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक मैंने कवर कर लिया आपका। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है, आगे के नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा यूनिवर्सल सर्कुलर मोशन होगा, मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी। और आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ मटेरियल चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोला गया है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक डेफिनेट फोर्स के साथ में। यहाँ पे आपको फार्मूला जो दिया गया है F=G m1m2/d², ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और जो एसआई यूनिट है आपका वो कितना है, जी का 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है, ये जो एसआई यूनिट है आपका, ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किसका है एसआई यूनिट, ये आपके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट है। तो अगर आप नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जी का वैल्यू जो है यही वाला डालना है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी पूरा डिटेल दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी।